नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद आई बाढ़ से कई लोग जो है इसकी चपेट में आ गए। इस घटना में अब तक 16 लोगों की मृत्यु होने की खबर है, जबकि 35 के आसपास लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। इस हादसे में घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सेना के मुताबिक बाढ़ के मलबे में दबे जवानों और सिविलियन का पता लगाने के लिए सेना द्वारा खास वॉल पेनिट्रेशन रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बड़ी खबर अमरनाथ से, जहां पर बाढ़ की चपेट में आए लोग। बादल फटने से यह घटना हुई, जिसके बाद कई लोग इसकी चपेट में आए। वहीं पर पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें लगातार लोगों को मलबे से बाहर निकाल रही है। तो ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। ऑपरेशन जिंदगी के द्वारा लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा रहा है। बादल फटने से, गुफा के पास बादल फटा, जिसके बाद यह घटना हुई। वहीं रेस्क्यू टीम भी सुबह से लगातार रेस्क्यू कर रही है लोगों का। लगातार लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा रहा है। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, योगेश पांडे। योगेश, अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है? तो अमरनाथ यह हादसा हुआ है योगेश, और साथ ही साथ रेस्क्यू टीम भी लगातार ऑपरेशन जारी कर रखा है। उन्होंने ऑपरेशन जिंदगी के तहत लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है? बिल्कुल बबीता, देखिए जिस तरीके से अमरनाथ में ये हादसा हुआ है, दरअसल आपको बता दें कि अब तक लगभग 15,000 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है और 16 लोगों की जिस तरीके से बताई जा रही है कि हादसे में मौत हो गई है, और जबकि 40 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी के जवानों के साथ ही लोकल जम्मू कश्मीर के पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिस तरीके से कल बादल फटने की जो घटना घटी, उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि बीच में रात को जो है लगभग 4 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। बताया जा रहा था कि एक बार फिर से तेज बारिश होने लगी थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ और बंद करना पड़ा। इसके बाद आज सुबह 6 बजे से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लगातार लोगों को निकालने की वहां से कोशिश की जा रही है। यहां तक कि अगर रामबाग जिले का जिक्र करें तो वहां के लोकल प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है। सभी एसडीएम और जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि लगातार हालातों पर नजर बनाए रखी जाए। और इसके साथ ही बबीता, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अब तक वहां से 15,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, बचाया जा चुका है, लेकिन अब एक बार फिर से यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर यात्रा पर फिलहाल रोक लगेगी, ये प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी है। अभी ये तय नहीं हो सका है। और लगातार जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन का जिक्र किया जाए तो अभी भी वहां पर लगातार वहां पर जवान तैनात हैं और जवानों की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। जी योगेश, क्योंकि रेस्क्यू की आप बात कर रहे थे कि लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, तो जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उन्हें कहां रखा गया है? किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? बिल्कुल बबीता, जिस तरीके से अगर रेस्क्यू का ऑपरेशन का जिक्र किया जाए कि रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद लोगों को कहां रखा जा रहा है, तो सीधे तौर पर जिन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है उन लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है साफ तौर पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुरक्षित हैं उन्हें वहां से हटाया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर, सुरक्षित टेंट पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है लगातार। और ऐसे में हालांकि अब सवाल भी उठने लगे हैं लगातार, और ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब इस तरीके से जो मौसम विभाग ने अंदेशा जताया था तो वहां पर टेंट लगाने की क्या जरूरत थी, और इन सारे पहलुओं पर भी अब हालांकि छानबीन चल रही है और लगातार जांच चल रही है, जांच का विषय है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है, मौसम विभाग की तरफ से यह भी बताया गया है कि दरअसल उस गुफा के पास जो है एक साथ दबाव आने की वजह से ये बारिश हुई है, और भारी बारिश के चलते ये बादल फटने की जो घटना घटी है, बादल फटने की घटना घटी है। और इसमें अब तक 40 लोगों को जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लापता बताया जा रहा है, लगभग 30 से 40 लोग, 16 लोगों को जिस तरीके से मौत के मुंह में समा गए हैं, ये भी बताया जा रहा है। और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का अगर जिक्र करें तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों को बचाव राहत के लिए वहां पर प्रक्रिया लगातार जारी है और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो जिन लोगों की मौत हुई है, क्या उनकी शिनाख्त की गई है? क्या उनके परिजनों को बताया गया है?
बबीता देखिए, जिन लोगों की मौत हुई है अगर उनके शिनाख्त का जिक्र करें तो लगातार इस दिशा में पहल जारी है, लगातार कोशिश की जा रही है। परिजनों को अभी फिलहाल सूचना नहीं मिल पाई है, लेकिन जिन जिन लोगों के घर से लोग दर्शन के लिए गए थे अमरनाथ गुफा, जिन लोगों को जाना था, जो पहुंचे थे दर्शन करने के लिए, दर्शनार्थी की थे, उनके घर में जरूर अब कहीं ना कहीं चिंता के लकेरे, उनके माथे पर चिंता की सिकन जरूर चढ़ती नजर आ रही है, जाहिर तौर पर, क्योंकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि किन लोगों की मौत हुई है। अभी ये लिस्ट भी जारी नहीं हुई है और आने वाले समय में मुझे लगता है बहुत जल्द प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, प्रशासनिक अमले की तरफ से ये लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। लोगों की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कौन कौन से लोग हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, उसके बाद उनके परिजनों को सूचना भी दी जाएगी। बबीता जी योगेश, जिस तरह से देखा गया है, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, रेस्क्यू टीम जो है रेस्क्यू कर रही है लगातार, वही कहीं ना कहीं अमरनाथ की ये घटना बिल्कुल उसी तरह उस जख्म को याद दिलाती है जैसा केदारनाथ में हुआ था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बबीता, देखिए जिस तरीके के केदारनाथ का अगर घटना का जिक्र करें तो हालांकि उतनी बड़ी घटना नहीं है ये, लेकिन हाँ जरूर ये कहेंगे कि एक बार वो पुरानी जो घटना थी उसको कहीं ना कहीं ताज़ा तरीन करने का काम अमरनाथ यात्रा में ये घटना ने जरूर कर दिया है। और ऐसे में जिस तरीके से लोग दर्शन करने के लिए, लोग आस्था का जिस तरीके से वहाँ पर जनसैलाब उमड़ता है, आस्था लोगों के मन में उमड़ती है, वो देखने को मिलता है। तो ऐसी घटनाएं देखते होने को मिलती हैं, लेकिन ये दैवीय आपदाएं हैं, इसको रोकने के लिए हालांकि प्रयास किए जाते हैं कि किसी तरीके से, लेकिन इस पर मानव का जो है वो कोई चाबुक नहीं चलता है। बिल्कुल सही कहा आपने योगेश, क्योंकि मानव का इस पर काबू नहीं है, ये दैवीय जो है आपदाएं हैं, इस पर किसी का भी काबू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अमरनाथ में ये घटना हुई है जहां पर बादल फटने से अचानक से बाढ़ आ गई, जिसके बाद इसकी चपेट में कई लोग आए हैं, कई श्रद्धालु आए हैं। वहीं पर कहा जा रहा है कि मलबे में कई लोग दबे हुए हैं। इसी के साथ ही रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंच गई है और लगातार सुबह से जो है ये रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है और साथ ही साथ जिन लोगों की मौत हुई है तो उनकी भी शिनाख्त की जा रही है। हालांकि अभी तक लिस्ट जारी नहीं हो पाई है, लेकिन अभी भी इस पर भी काम लगातार जारी है, लिस्ट जल्द ही जारी कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो है प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। तो ये पूरा मामला जो है अमरनाथ का है। वहीं कानपुर देहात से तथाकथित मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रख देने की एक खबर सामने आई है। दरअसल बीते 24 जून को 16 साल का प्रियांशु कानपुर देहात के मूसा नगर स्थित मुक्ता देवी के दर्शन को गया था और यमुना नदी में स्नान करते हुए अचानक ही डूब गया। प्रियांशु को बचाने के लिए उसके मामा सुजीत भी नदी में कूद गए, लेकिन वो भी डूब गए। नागालैंड में पोस्टेड प्रियांशु के फौजी पिता विजय नारायण की गुहार पर स्थानीय प्रशासन ने गोताखोरों को उतारकर प्रियांशु और उसके मामा के शव को नदी से निकाला और पुलिस से आगे की कार्रवाई शुरू करने को कहा। परिजनों की माने तो बिना डॉक्टर के परामर्श के दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। दोनों शवों को माटी के मॉर्चरी हाउस तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की जगह लोडर का इस्तेमाल किया गया। परिजनों के मुताबिक उन्होंने प्रियांशु और उसके मामा सुजीत के पोस्टमार्टम ना करने की गुहार लगाई थी, जिसकी एवज में मॉर्चरी हाउस के कर्मचारियों ने घूस मांगी। घूस देने से इनकार करने पर परिजनों को घर भेज दिया गया और कागजी कार्रवाई के बाद दोनों शवों को परिजनों को सुपुर्द करने की बात कही गई थी, लेकिन बावजूद उसके ना पंचनामा भरा गया और पोस्टमार्टम कर दिया गया। परिजनों ने जब देखा तो दोनों ही लाशें बुरी तरह से शत विशत हो चुकी थी। लाश को सिला तक नहीं गया था और शरीर के आंतरिक अंग बाहर निकाल दिए गए थे। जहां एक साथ दो मौतें होने से परिजन गमजदा है, वहीं अमानवीयता का ये क्रूर चेहरा डरा रहा है। मेरे बच्चे 24 तारीख को अपने ननिहाल गए हुए थे, तो ननिहाल से वो लोग 24 तारीख को मूसा नगर में मुक्ता देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हुए थे। दर्शन करने के पश्चात उन्होंने जबकि दर्शन के लिए हमने मतलब भेजा था, बट किसी कारणवश वो नदी में जा पहुँचे, जहाँ पे वो डूब गए। ये घटना हमको जब बताई गई, मैं उस टाइम अपनी ड्यूटी पे था। मैं अपने आला अधिकारियों को बता करके जैसे भी वहाँ से इतनी जल्दी आने की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ से पता करता रहा। यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे पुलिस पहुँची, सब कोई पहुँचा, बट सिर्फ पुलिस ही पहुँची। वहाँ पे कोई एनडीआरएफ टीम नहीं थी, कोई गोताखोर नहीं थे। सिर्फ लोकल गोताखोर जो भी थे वो भी लोगों के बताने पर, जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताने पर वो लोग पहुँचे थे। बाकी एनडीआरएफ की टीम लास्ट तक भी नहीं पहुँची थी घटनास्थल पर।
इसके बाद एक जहर सिंह, लगभग घटना है लगभग 10 बजे की, और पुलिस वहाँ पे 11 बजे से पहुंची हुई, शाम को 5 भी बज गया, मगर एनडीआरएफ की टीम को नहीं बुला पाई, जो कि बहुत बड़ी लापरवाही है। इसके बाद हमारे बच्चों को ढूंढा नहीं गया, सिर्फ लोकल गोताखोर ढूंढते रहे, उनको मिली नहीं। फिर इसके बाद वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने सब बताया एक जहर सिंह नाम का जो है वो ढूंढ सकता है। तब पुलिस वालों ने उसको ले जाकर यहाँ कानपुर से उस गोताखोर को लेके गए, जिसने आधे घंटे में बॉडी को अंदर से निकाला। इसके बाद हमने वहाँ से फ़ोन किया, एसडीएम साहब से बात हुई। एसडीएम साहब 6 बजे के आसपास घटना स्थल पर 6 साढ़े 6 बजे पहुँचे हुए थे। हमने बोला ठीक है, आप हमारे बच्चों की बॉडी जब मिल जाती है तो आप हमारे बच्चों की बॉडी को परिवारजनों को हैंडओवर कर देना, और आप जो है उनको मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई शिकवा शिकायत किसी से भी नहीं है। बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने फ़ोन दूसरे को दे दिया, और इसके बाद उन्होंने थाना अधिकारी जो भी मूसा नगर थाने से एसओ है, उन्होंने केस को हैंडल किया और हमारे बच्चों को लेके चले गए। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसको पंचनामा कर देंगे मूसा नगर में, और पंचनामा करके आपको बॉडी हैंडओवर कर देंगे। इससे पहले कि जबकि वहाँ पे जब बॉडी निकाली गई तो ना पे वहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद था, ना ही कोई एम्बुलेंस था, ना ही कोई इसमें जब डॉक्टर मौजूद नहीं था तो मृत घोषित किसने किया, जिससे इन्होंने पंचनामा कर दिया। पंचनामा करने से पहले मृत घोषित करने के लिए डॉक्टर मौजूद होना चाहिए था। इसके बाद एम्बुलेंस वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था बच्चों को ले जाने के लिए, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, नॉर्मल लोडर में लोड करके चले गए। नागर ऐसे ले गए जैसे लावारिस बच्चे हो, जबकि हम भी सेना में सर्विस कर रहे हैं, हमारे परिवार पूरा सेना से रहा है, बट हमारे बच्चों के साथ ऐसा किया गया तो आम जनता के साथ क्या हो रहा। जानकारी के लिए रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, कानपुर से ये कैसी खबर, अमानवीयता जो दिखाई गई है, क्योंकि परिजन को हमने सुना, परिजन का कहना है कि लोडर की हेल्प से उन्हें ले जाया गया है, प्रियांशु को ले जाया गया, उनकी बॉडी को ले जाया गया है। किस तरह की लापरवाही देखने के लिए मिल रही है? जी बिल्कुल, वक्ता बताया मूसा नगर के मंदिर के दर्शन करने गए थे मामा भांजे, पहले यमुना नदी में नहाने से चले डूब गए थे। यहाँ डूबने की मौत की जो हुई थी उसको परिजनों को प्रशासन का आरोप लगाया है कि प्रशासन ने घंटों कोई गोताखोर नहीं बुलाया। बाद में वो लोकल के लोगों ने उनके बच्चों को तलाश करवाया। जहाँ देरी होने के बाद मौत हो गई, उनके परिजन पोस्टमार्टम हाउस कर्मचारियों पर पोस्टमार्टम से पहले पैसे मांगने का आरोप लगाया था। मैम, तो आपकी कोई बातचीत हुई है किसी से, क्योंकि ऑफिशियल किसी से आपकी बातचीत हुई है कि क्यों गोताखोर वहां पर नहीं थे? वहीं पर साथ साथ परिजनों का ये भी कहना है कि जब बॉडी को ले जाया गया, मुर्दा घर में ले जाया गया, तो वहां पे पंचनामा तक जो है भरा नहीं गया और माँ बाप की इजाजत के बिना पोस्टमार्टम कर दिया गया। जी बिल्कुल, जिससे बच्चों को मृतक हुए थे उनके सख्त हो गए। परिजन आखिरी समय पर अपने बच्चों को गले भी नहीं लगा पाए, जिसकी शिकायत परिजन शासन प्रशासन लगातार मुख्यमंत्री तक कह रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि कानपुर देहात में प्रशासन की लापरवाही के चलते उनके बच्चों की मौत हुई है। क्या कुछ भी कार्रवाई इस पर नहीं हुई है अभी तक? क्योंकि जिस तरह से लापरवाही देखी गई है, पुलिस की अलग लापरवाही देखी गई है, अगर मुर्दा घरों में देखा जाए तो उनकी अलग लापरवाही देखी गई है कर्मचारियों की, तो वहां पर घूस तक मांगी गई है, ये तक खबरें हैं। जी बिल्कुल, जो पोस्टमार्टम कर्मचारियों जो पैसे मांगने पर उनको बच्चों को सौ विच्छोद कर दिया। परिवार के समय न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। हालांकि जिले में कोई भी ऐसा अधिकारी इस समय कुछ भी बोलने को से बच रहा है। कोई कार्रवाई नहीं की है क्या? कोई कार्रवाई करने के लिए कोई भी अधिकारी इस खबर पर, जब खबर पुष्टि की जा रही है, लेकिन उस पर कोई अधिकारी बोलने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। जबकि परिजन दर दर भटके खा रहे, कई जगह हर जगह प्रार्थना पत्र कप्तान ऑफिस में दिया, हर जगह पर प्रार्थना पत्र दे रहे, कॉन्फ्रेंसिंग की भी की, लेकिन यहाँ के अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। तो इस पर परिजन का क्या कुछ कहना है? परिजनों से जब बात की गई तो वो उनका कहना था कि पोस्टमार्टम कर्मचारी 100 को पोस्टमार्टम करने से पहले रुपए मांग रहे थे, ना रुपए देने से 100 को ऐसे ही छोड़ दिया बिना सिले हुए। तो देखा जा सकता है क्योंकि एक फौजी है और उसके साथ इस तरह की बर्बरता करते हैं लोग, और वहीं पर अगर देख लिया जाए ये तो बिल्कुल सवाल खड़े कर देता है, क्योंकि अगर एक फौजी के साथ इस तरह की बर्बरता हो रही है तो आम जन का क्या? अगर आम जनता अभी यही देख लिया जाए, वर्तमान बेचारा रिटायर फौजी के साथ ये घटना घटित हो रही, तो आम आदमी के साथ क्या घटना घटित सकती है। एक अभी ताजा मामला ऐसा ही आया कि शासन प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर श्रीलंका में आर्थिक हालातों से त्रस्त
प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास को घेर लिया है। खबर है कि राष्ट्रपति राजपक्षे अपने आवास को छोड़कर भाग गए हैं। रक्षा सूत्रों की तरफ से राष्ट्रपति राजपक्षे के भागने का दावा किया गया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सांसद रंजीता सेनारत्ने के घर पर भी हमला कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले 11 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे पूरे परिवार के साथ भाग गए थे। उस भीड़ ने कोलंबो में राजपक्षे के सरकारी आवास को घेर लिया था। उधर श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे ने हालातों पर चर्चा करने और त्वरित समाधान के लिए पार्टी नेताओं को आपात बैठक के लिए बुलाया था। प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने स्पीकर से संसद सत्र बुलाने की अपील की थी। श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना के 16 सांसदों ने एक पत्र में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से तत्काल इस्तीफा देने का अनुरोध किया है। तो बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका से, जहां पर श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति गोटबाया जो थे वो राजपक्षे आवास छोड़कर भाग गए हैं। सांसद को प्रदर्शनकारियों ने पीटा। तो उसी बीच में बैठकों का दौर भी जारी है, बैठकें बुलाई जा रही हैं। वहीं पर अब राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। तो बड़ी खबर श्रीलंका से, जहां पर श्रीलंका में जनता का विद्रोह अभी तक जारी है। सांसद को प्रदर्शनकारियों ने पीटा। वहीं नोएडा सेक्टर 19 के एक मकान में आईटी विभाग ने छापेमारी की है। रेड में इनकम टैक्स के साथ सीबीआई की टीम भी शामिल है। वहीं दोनों की टीम कई दस्तावेज खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि रेड के दौरान भारी संख्या में कैश और दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक जिस घर में दोनों विभागों ने रेड मारी है, वहां नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के पूर्व सीजीएम डीके मित्तल और उनका परिवार रहता है। बरामद कैश की संख्या करोड़ों में बताई जा रही है। भारी संख्या में कैश मिलने के बाद आईटी के अधिकारी ने नोटों की गिनती के लिए मशीनें मंगवाई है। माना जा रहा है कि छापेमारी एनबीसीसी से जुड़े किसी पुराने मामले को लेकर की गई है या किसी अन्य शिकायत के बाद छापेमारी की गई है। तो नोएडा से ये बड़ी खबर है, जहां पर नोएडा में सीबीआई और आईटी विभाग की रेड पड़ी है। एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम के घर ये छापेमारी हुई है। छापेमारी में करोड़ों का कैश बरामद किया गया है। तो वहीं कैश की गिनती के लिए मशीनें भी मंगवाई गई है। तो बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर नोएडा में सीबीआई और आईटी विभाग ने एक साथ रेड की है। एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम के घर पर यह छापेमारी हुई है। छापेमारी में करोड़ों का कैश भी बरामद हुआ है। तो वहीं कैश की गिनती के लिए मशीनें तक मंगवाई गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए नितिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये कल देर रात जो छापेमारी यहाँ पर चल रही है, एनबीसी के जो पूर्व सीजीएम के घर पर जो छापेमारी चल रही थी, यहाँ पर करोड़ों के जो है चीजें, साथ में जो चीजें जो आईटी की रेड है वो कल देर शाम से यहाँ पर चल रही थी। यहाँ पर करोड़ों से ज्यादा जो कैश है वो बरामद किया गया। कैश को गिनने के लिए जो मशीन है यहाँ पर जो मंगाई गई कि आखिरकार इतना पैसा कहाँ से आया, तो इसमें जो पूरी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वहीं समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थी। बताया जा रहा है कि उन्हें फेफड़ों में संक्रमण की शिकायत थी। मुलायम सिंह की पत्नी का निधन हो गया है। साधना गुप्ता का मेदांता हॉस्पिटल में निधन हुआ है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थी साधना, जिनका आज निधन हुआ है। फेफड़ों में संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती हुई थी। तो बड़ी खबर, गुरुग्राम में आज मेदांता हॉस्पिटल में साधना जो है उनका निधन हो गया है। समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी है साधना गुप्ता, उनका निधन हुआ है। तो फेफड़ों के संक्रमण से वो ग्रसित थी, जिसके बाद आज उनका निधन हो गया है। तो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थी
फेफड़ों में संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती हुई थी। मुलायम सिंह यादव की पत्नी है साधना गुप्ता, जिन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फेफड़ों के संक्रमण से वो ग्रसित थी, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जिसके बाद आज उनका निधन हो गया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। मुलायम सिंह की पत्नी साधना गुप्ता का आज निधन हुआ है। फेफड़ों के रोग से, संक्रमण के रोग से वो गुजर रही थी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि मुलायम सिंह जो सपा के संरक्षक हैं, उनकी पत्नी का निधन हो गया है और साधना गुप्ता का निधन हो गया है। थोड़ी देर में उनका जो पार्थिव शरीर है उसको लखनऊ लाया जाएगा। जो हमारे सूत्र बताते हैं, अभी उनका जो पार्थिव शरीर है उसको दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया है, पहुंच गया है। और आपको बता दें कि जो इनके छोटे बेटे हैं प्रतीक यादव, वो भी मौजूद थे गुरुग्राम में वेदांता अस्पताल में, और राम गोपाल यादव मौजूद थे। और जो मुलायम कुनबा है पूरी तरीके से, उसमें मुलायम परिवार है, उसमें ज़्यादातर लोग अभी लखनऊ मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव हों और शिवपाल यादव सब लखनऊ मौजूद है। और जो दिल्ली एयरपोर्ट में इनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और उसको लखनऊ लाने की तैयारी की जा रही है। क्या सिद्धार्थ, पूरा मुलायम परिवार पहुंच चुका है? देखिए, आपको बता दें कि जो इस समय राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लगातार गहमागहमी चल रही थी। इसलिए लगभग जितने समाजवादी परिवार के जो बड़े नेता हैं या जो परिवार के सदस्य हैं वो लखनऊ में ही मौजूद थे। शिवपाल यादव भी लखनऊ में मौजूद हैं इस समय। और अब प्रतीक यादव तो खुद साधना गुप्ता के साथ थे, अपनी मां साधना गुप्ता के साथ थे अस्पताल में। देखिए, आपको बता दें, इनको तो ये रूटीन चेकअप के लिए हर महीने जाती थी वेदांता गुरुग्राम। इनके फेफड़े में संक्रमण हो गया था और 3 दिन से ये वेदांता में एडमिट थी। उसके बाद संक्रमण ज़्यादा बढ़ा, आप कह सकती हैं कि इनको निमोनिया हो गया था। निमोनिया होने के बाद इनका निधन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी दुखद खबर है और शोक की लहर है। समाजवादी पार्टी में लखनऊ से लेकर सैफई तक पूरी तरीके से शोक का माहौल है और सबको इंतज़ार है कि उनका पार्थिव शरीर पहुँचे लखनऊ। और जितने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं वो लगभग धीमे धीमे उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। और खुद मुलायम सिंह यादव एक बड़े नाम हैं यूपी की राजनीति में, और वैसे भी उनके संबंध सबसे अच्छे। तो कहीं ना कहीं सभी दलों के नेताओं का भी धीमे धीमे इनके आवास पर पहुंचना प्रारंभ हो गया है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर ये है कि उनका जो पार्थिव शरीर है उसको लेकर जल्द ही लखनऊ रवाना होंगे जो उनके बेटे हैं छोटे प्रतीक यादव जी। तो सिद्धार्थ, कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो अभी तक आवास में पहुंच चुके हैं? देखिए, आपको बता दें, आपको समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता हैं, एमएलसी हैं, पूर्व एमएलसी हैं, और उनके परिवार के जो सदस्य हैं, मुलायम सिंह यादव के जो भाई हैं, चचेरे भाई हैं, शिवपाल यादव भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं आवास पर, और अपर्णा यादव भी यहां से जा चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष के भी कई नेता हैं जो पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के कई नेता हैं जो पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय ये मुलायम परिवार के लिए बड़ी क्षति है। जिस तरह से साधना गुप्ता का निधन हुआ है और प्रतीक यादव तो खुद साथ मौजूद थे। अपर्णा यादव ने बीच में इसको कहा था कि ऐसी कोई घटना नहीं, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद सब कुछ क्लियरिफाई हो गया और साधना गुप्ता का निधन हो चुका है और पार्थिव शरीर जल्द ही लखनऊ पहुंच जाएगा। अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है जी। बख्ता, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।